वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो राइज। इंडियन हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में हम स्पेक्ट्रम को कवर कर रहे हैं एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 19। तो 19th लेक्चर पे हम पहुंच चुके हैं। तो इसके अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं, हम सोशल रिफॉर्म्स कर रहे थे और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने विमेन रिफॉर्म्स पे काफी फोकस किया था। यहां पर हम कास्ट रिफॉर्म से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट मी। यहां पे एक बार मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वेन एवर यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वेदर इट इज अबाउट करंट अफेयर्स और इंडियन हिस्ट्री, आप पेन एंड पेपर को साथ में लेके जरूर बैठिएगा और कैलकुलेट करिएगा अपने मार्क्स को, ताकि आप जान सकें कि आपकी स्टैंडिंग कहां पर है, आपकी प्रिपरेशन कितनी है। सो अगर 8 to 10 एमसीक्यूज अगर आपके करेक्ट हैं देन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस होगी आपकी। 6 to 7 एमसीक्यूज अगर आपके करेक्ट आते हैं देन इट विल बी अ गुड परफॉर्मेंस। और 4 to 5 एमसीक्यूज अगर आपके करेक्ट आते हैं देन इट्स अ डेंजर जोन। मैं पहले भी बता चुका हूं डेंजर जोन क्यों है, न्यू व्यूअर्स के लिए एक बार बता देता हूं। बिकॉज ये 40 to 55% का ब्रैकेट है। यहां पे यू आर नॉट सो श्योर कि आपका प्रीलिम्स क्रैक होगा या नहीं, और इसी वजह से आपको मेंस लिखने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी या नहीं। तो यहां पे फॉल मत करिएगा। और लेस देन 4 एमसीक्यूज में तो ऑफकोर्स आपको यहां पे प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, इसलिए 1 साल और देना पड़ सकता है प्रिपरेशन को। तो कोशिश करिए अगर नीचे भी आपके मार्क्स आ रहे हैं तो ग्रेजुअली उनको ऊपर ले जाने की, क्योंकि अभी भी प्रीलिम्स में टाइम तो है ही। तो आप यहां पे प्रिपरेशन करके अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं और अपर 2 ब्रैकेट्स में कोशिश करिए आपके मार्क्स जो है फॉल करें। चलते पहले क्वेश्चन के ऊपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल प्लेड बाय ब्रिटिशर्स इन मिटिगेटिंग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो यहां पे देखिए हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं और वो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। कौन कौन से यहां पे रिफॉर्मर्स थे, कौन कौन से लीडर्स थे, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सामने आई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए, इन सभी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जैसे लास्ट हमारा जो लेक्चर था वो विमेन रिफॉर्म्स के ऊपर था, यहां पे कास्ट रिफॉर्म्स के ऊपर हम सारा डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि क्या ब्रिटिशर्स ने क्या रोल प्ले किया ताकि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को मिटिगेट किया जा सके या फिर कम किया जा सके। तो यहां पे 3 स्टेटमेंट दिए, आपको क्या रोल बताने हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, ब्रिटिश सेट ओपन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज फॉर ऑल कास्ट। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज थी क्या ब्रिटिशर्स ने वो सभी कास्ट के लिए ओपन कर दी थी? हो सकता है। दे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। ब्रिटिशर्स इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट जो लेके आए थे वो इंडिया में भी उन्होंने एप्लीकेबल किया, पता नहीं शायद किया या नहीं किया। वेरियस वोकेशंस वर ओपन ऑल अक्रॉस कास्ट लाइंस। तो जितने भी वोकेशंस थे वो जो थे सभी कास्ट के लिए और यू कैन से अक्रॉस द कास्ट लाइंस ओपन कर दिए गए थे। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर ये चीजें हुई। आपको करेक्ट बताने की इसमें से क्या चीज ब्रिटिशर्स के टाइम पर हुई, या ब्रिटिशर्स ने ये इनमें से कौन सी चीज ब्रिटिशर्स लेके आए थे और कौन सी चीज नहीं लेके आए थे। टेक 15 सेकेंड्स, फिर इसको डिस्कस करेंगे। Few more seconds. चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहां हम पढ़ रहे हैं कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के मिटिगेशन के बारे में कि ब्रिटिशर्स ने क्या क्या स्टेप्स किए जिसकी वजह से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो था वो कम हुआ। तो देयर वर वेरियस स्टेप्स व्हिच वर टेकन बाय ब्रिटिशर्स। इवन दो उन्होंने अपने फायदे के लिए स्टेप्स लिए थे, देयर वर एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस टू द कंट्री, बट कुछ पॉजिटिव उसके रेपरकशन भी हुए, जिसमें से कुछ हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो थी वो कास्ट के लिए ओपन थी, सभी कास्ट के लिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता था पहले, हमारे यहाँ पे 4 फोल्ड वर्ना सिस्टम था, जिसके हिसाब से यहाँ पे ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे एंड शूद्र थे, देन बाहर इसके आउट क्लास होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी यू कैन से 4 फोल्ड वर्ना में आप कहां पे फोल्ड करते हैं, क्या आप ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या फिर शूद्र है। इसके हिसाब से आपका जो प्रोफेशन होता था वो डिसाइड किया जाता था, आपका जो वोकेशन होता था वो डिसाइड किया जाता था। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को तो खोला ही, वेरियस वोकेशंस को भी सभी कास्ट लाइन के लिए खोल दिया। तो ऐसा नहीं है कि जो क्षत्रिय होते थे वही यहां पे सिर्फ वॉरियर्स का रोल प्ले करते थे। पहले तो यहां पर जब वोकेशंस को ओपन किया गया, इवन शूद्र जो थे वो भी आर्मी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते थे, राइट। और यहां पे सोल्जर्स बन सकते थे, पुलिस में ज्वाइन कर सकते थे। और यही चीज वैश्यस पे भी अप्लाई करी गई, ब्राह्मण्स पे भी अप्लाई करी गई और क्षत्रिय पे तो ये पहले से अप्लाई थी। तो अक्रॉस द कास्ट लाइंस आप जो था प्रोफेशन में किसी में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी वोकेशन को अपना सकते हैं। ये ब्रिटिशर्स ने एक अच्छी शुरुआत करी थी। और यहां पे एक बात कर लेते हैं, लेट मी इरेज इट फर्स्ट। तो यहां पे पहली और तीसरी स्टेटमेंट मैंने आपको बताई थी कि वेरियस वोकेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सभी कास्ट के लिए खोल दी गई थी। सेकंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, इवन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये फॉलो करते हैं आज, और ये हमने ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। और ये कॉन्सेप्ट जो था ब्रिटिशर्स इंडिया में भी लेके आए थे। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी
एक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को मिटिगेट करने में इसने काफी कंट्रीब्यूट किया बिफोर द इंडिपेंडेंस एंड इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस, क्योंकि इसी के बेसिस पे ही काफी सारे लॉज पास करे गए थे जहां पे राइट ऑफ इक्वालिटी जो था वो दिया गया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, ब्रिटिशर्स जो थे दे ब्रॉट न्यू एजुकेशन सिस्टम विद देम, and this education system was not based on religious lines, rather it was based on secular lines। तो ये सेकुलर एजुकेशन सिस्टम ये लेके आए थे, जिसके बाद फर्दर जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था रिलीजन बेस्ड एजुकेशन की वजह से वो फर्दर मिटिगेट हुआ। तो यहाँ पे तीनों ही चीजें जो है ये ब्रिटिशर्स ने एक अच्छे रोल प्ले करे, जिसके बाद कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो था, इनइक्वालिटी जो थी वो काफी हद तक कम हुई। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Next question, question number 2 says, which of the following statement or statements is or are correct about आर्य समाज। तो यहाँ पे दयानंद सरस्वती जी जो थे हेड थे इसके, और यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी गई है और हमें करेक्ट बतानी है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है आर्य समाज के बारे में? इट वॉज क्रूसेडिंग अगेंस्ट डिसइंटीग्रेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी इनटू मायराइड ऑफ सबकास्ट। तो उस टाइम पे क्या था, हिंदू सोसाइटी जो थी 4 फोल्ड वर्ना के बियॉन्ड जाकर भी काफी सारी कास्ट सब कास्ट में डिवाइड हो रही थी, और आर्य समाज जो था इस चीज को काउंटर कर रहा था, इस चीज को मना कर रहा था, इस चीज के अगेंस्ट में जा रहा था। हो सकता है। सेकेंड, इट एम्ड एट एक्सटर्मिनेटिंग 4 फोल्ड डिवीजन ऑफ कास्ट सिस्टम। आर्य समाज जो था 4 फोल्ड डिवीजन जो कास्ट सिस्टम का था, जो मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, इसको खत्म करना चाहता था। हो सकता है। थर्ड, द ऑब्जेक्टिव वाज टू अपहोल्ड द राइट्स ऑफ द लोएस्ट कास्ट। तो इनका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था आर्य समाज का वो ये था कि जो लोएस्ट कास्ट है उनके राइट्स को भी अपहोल्ड किया जाए, उनके राइट्स को भी रिस्पेक्ट किया जाए। टेक 15 सेकंड्स, फिर इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें आंसर क्या करेक्ट है, और थोड़ा सा आर्य समाज के बारे में भी पढ़ेंगे। few more seconds। चलिए डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट को देखते हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? इट सेज कि जो आर्य समाज था, इट वॉज क्रूसेडिंग अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी इनटू मायराइड ऑफ सबकास्ट। तो ये एफर्ट कर रहा था कि किसी भी तरीके से जो डिफरेंट कास्ट है उनका सब कास्ट में डिवीजन ना हो। तो दिस इज करेक्ट, क्योंकि हो क्या रहा था, कुछ कास्ट हुआ करती थी पहले, ठीक है, लेट्स से कि देवर 10 कास्ट, और अगर हम 4 फोल्ड डिवीजन की बात करें तो देवर दीज 4 डिवीजन, और ये फर्दर डिफरेंट कास्ट में फर्दर सब डिवाइड हो रहे थे। और यहां पर ये जो चीज थी, आर्य समाज डिड नॉट लाइक इट। आर्य समाज जो था वो इस चीज को काउंटर कर रहा था, वो ये नहीं चाह रहा था कि जो लिमिटेड कास्ट है उसको फर्दर सब कास्ट के अंदर डिवाइड किया जा सके, बिकॉज इससे कंफ्यूजन भी होगी और फर्दर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बढ़ेगा। पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। सेकंड आते हैं, इट एम्ड एट एक्सटर्मिनेटिंग 4 फोल्ड डिवीजन ऑफ कास्ट सिस्टम। नाउ दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बिकॉज इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो एक्सटर्मिनेट मतलब खत्म करना नहीं था 4 फोल्ड डिवीजन को, बिकॉज इट एम्ड एट रिकंस्ट्रक्टिंग इट ऑन द ओरिजिनल 4 फोल्ड डिवीजन। तो इनका जो मेन यहां पे ऑब्जेक्टिव था या एम था, दैट वाज रिकंस्ट्रक्शन इट इन द ओरिजिनल 4 फोल्ड डिवीजन। की जो 4 फोल्ड डिवीजन था ये ऐसे का ऐसे ही रहना चाहिए, इसकी फर्दर सबकास्ट भी नहीं बननी चाहिए और ये खत्म भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने ये हिस्ट्री में पढ़ा हो, इवन गांधी जी वांटेड इट टू बी देयर, कि जो आपका 4 फोल्ड डिवीजन है वो रहना चाहिए। इसी तरीके से आर्य समाज ने भी कहा था कि 4 फोल्ड डिवीजन रहना चाहिए, इसको फर्दर सबकास्ट में डिवाइड नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट जानने वाली ये है कि 4 फोल्ड डिवीजन में होने का मतलब ये नहीं है कि लोअर कास्ट आप ये कहें कि ये अपर कास्ट है, ये लोएस्ट कास्ट है। रादर ये कहा गया कि ऑब्जेक्टिव यही था कि आप जो लोएस्ट कास्ट है, द सो कॉल्ड लोएस्ट कास्ट, उनके राइट्स को भी रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहां पे 4 आपने डिवाइड कर दिए 4 पार्ट्स के अंदर, और आपने फिर कहा कि जो लोएस्ट कास्ट है उनके साथ आप राइट्स का वायलेशन करेंगे, उनको डिप्राइव करेंगे उनके राइट से। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 4 फोल्ड डिवीजन को तो सपोर्ट किया कि रिकंस्ट्रक्ट होना चाहिए 4 फोल्ड डिवीजन, फर्दर सब कास्ट के अंदर डिवाइड नहीं होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम आर्य समाज ने यह कहा कि जो लोएस्ट कास्ट है उनके राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर राइट्स का वायलेट करते हैं तो ये पूरा जो सिस्टम है ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, ये गिर जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि कभी भी आर्य समाज ने यहां पे एक्सटर्मिनेशन की बात नहीं करी थी, रादर रिकंस्ट्रक्शन की बात करी थी। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है, आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद यहां पे ऑब्जेक्टिव ये भी था कि जो स्क्रिप्चर्स हैं वो पढ़ने नहीं दिया जाता था लोएस्ट कास्ट को, तो यहां पे स्क्रिप्चर्स पढ़ने की भी उनको परमिशन मिलनी चाहिए, और ये स्क्रिप्चर्स जो है सिर्फ हायर कास्ट तक ही लिमिटेड नहीं होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3। What was the role played by national movement in uplifting the lower caste? तो लोअर कास्ट के को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको ऊपर लाने के लिए, सोशल मोबिलिटी में उनका स्टेटस ऊपर करने के लिए नेशनल मूवमेंट ने क्या क्या रोल प्ले किया था? तो नेशनल मूवमेंट ने क्या रोल प्ले किया था लोअर कास्ट के स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए? तो 3 स्टेटमेंट यहां पे दिए, पढ़ते हैं वन बाय वन।
फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द नेशनल लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन अपोज्ड कास्ट प्रिविलेजेस। तो नेशनल मूवमेंट के अंदर जो नेशनल लीडर्स थे उन्होंने कास्ट प्रिविलेजेस को मना किया, अपोज किया, हो सकता है। सेकंड, द रूलर्स ऑफ स्टेट्स लाइक ट्रेवनकोर, इंदौर, देवस took the initiative in opening all state temples by proclamation। तो वेरियस स्टेट्स ने क्या किया था, अपने जो टेम्पल्स थे वो ओपन अप कर दिए थे। किसके लिए? ऑफ कोर्स लोअर कास्ट के लिए, हो सकता है। स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर दीज क्लासेस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज गिवन। तो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन जो थी वो भी दी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर। किसको? लोअर कास्ट को। टेक 15 सेकेंड्स, बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। फ्यू मोर सेकेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं। तो अब पूछा जा रहा है कि नेशनल मूवमेंट का क्या रोल था लोअर कास्ट के स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए, उनके सोशल मोबिलिटी लाने के लिए। तो पहली स्टेटमेंट कहती है द नेशनल लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन अपोज्ड कास्ट प्रिविलेज। जो जितने नेशनल लीडर्स थे ज्यादातर लोगों ने वहां पे कास्ट प्रिविलेजेस को अपोज किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई भी लीडर अपर कास्ट से है तो उसको एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलेगी और जो लोअर कास्ट है उसको नहीं मिलेगी। तो ये जो था नेशनल लीडर्स की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया था जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है। देन देयर वर सर्टेन स्टेट्स लाइक ट्रेवनकोर एंड इंदौर जहां पे स्टेट टेम्पल्स जो थे जो अभी तक लोअर कास्ट के लिए बंद रखे जाते थे, एंट्री नहीं दी जाती थी उनको, उनके लिए भी ओपन कर दिए गए। क्योंकि अगर आपने पढ़ा हो हिस्ट्री के अंदर काफी सारे टेम्पल्स जो थे वो बंद करके रखे हुए थे, मतलब जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनको वहां पे एंटर नहीं करने दिया जाता था। सो दिस वाज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो कि उस टाइम पर प्रैक्टिस हो रहा था। तो ये भी जो चीज थी खत्म कर दी गई थी। यहां पे स्टेट्स के नाम भी दिए। थर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर उनको स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहां पे हो क्या रहा था, नेशनल मूवमेंट के अंदर इक्वल सिविक राइट्स की बात भी करी गई थी। और जब सभी लोगों ने नेशनल मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था, डिफरेंट कास्ट के लोगों ने अक्रॉस द कास्ट डिवीजन जो था वो काफी हद तक डाइल्यूट हो गया था। और उस टाइम पर जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उन्होंने भी काफी स्टेप्स लिए इस स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए। लाइक उन्होंने अपलिफ्टमेंट के लिए हरिजन्स की फ्री एजुकेशन स्टार्ट करी ताकि एजुकेशन के थ्रू स्टेटस को अपलिफ्ट किया जा सके। तो ये भी जो उस टाइम पे गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने काफी एक्शंस लिए। और इक्वल सिविक राइट्स की बात करी गई, नेशनल लीडर्स ने भी अपना रोल प्ले किया। जो वेरियस स्टेट से लाइक ट्रेवनकोर, इंदौर, उन्होंने अपने टेम्पल्स को ओपन किया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर स्पेशल रिप्रेजेंटेशन भी दी गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहां पे एक रिफॉर्मर की बात करेंगे। तो यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट ज्योतिबा फूले। तो ज्योतिबा फूले के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए। तो ज्योतिबा फूले बोर्न इन अ लो कास्ट माली फैमिली लेड बाय मूवमेंट अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी। 2 फैक्ट्स दिए स्टेटमेंट के अंदर कि क्या वो माली फैमिली से थे और उन्होंने किसके अगेंस्ट में गए, वो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के अगेंस्ट में गए, हो सकता है। सेकंड, ही वर्क फॉर द आइडिया ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। तो गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर उन्होंने काफी काम किया। ही स्टार्टेड ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तो उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को भी बनाया। टेक 15 सेकंड्स, फिर हम सोशल रिफॉर्मर्स को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। और यहां पे ज्योतिबा फूले जी की बात हो रही है और इनके ऊपर 3 स्टेटमेंट दी गई है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फ्यू मोर सेकेंड्स पे डिस्कस करते हैं। चलिए ज्योतिबा फूले जी के बारे में डिस्कस करते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट कहते हैं कि वो माली फैमिली से थे। दिस इज करेक्ट। और यहां पे फूले से ही माली को आप कनेक्ट कर सकते हैं। देन ही लेड अ मूवमेंट अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेशन, क्योंकि उस टाइम पर ब्राह्मण्स की डोमिनेशन होती थी हिंदू सोसाइटी के अंदर, तो उसके अगेंस्ट में ज्योतिबा फूले जी ने आवाज उठाई थी। तो पहली स्टेटमेंट जो हमारी है वो करेक्ट हो जाती है। सेकंड, उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन पे काम किया। यस, उन्होंने पहले तो वो चाहते थे कि लोअर कास्ट के लिए एजुकेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है, तो इस चीज के लिए उन्होंने काम किया। और खास तौर पर गर्ल्स एजुकेशन के लिए उन्होंने काफी सारे स्कूल्स भी खोले थे। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहां पर करेक्ट हो जाती है। थर्ड आते हैं, ही स्टार्टेड ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। नाउ दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन वाज स्टार्टेड बाय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो अंबेडकर जी ने ये जो पर्टिकुलर फेडरेशन थी स्टार्ट करी थी, ना कि ज्योतिबा फूले ने। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा बी यहां पर। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन देयर इज अनदर फेडरेशन जिसका नाम है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन।
डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, ये भी उस टाइम पर बनाई गई थी, लेकिन ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने नहीं बनाई थी, जो दूसरे लीडर्स थे उन्होंने ये बनाई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which of the following organization or organizations were spreading education among untouchable? तो untouchables के अंदर एजुकेशन जो दे रहे थे, इसको एनकरेज कर रहे थे, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रही थी? क्या वो ब्रह्मो समाज था, क्या वो प्रार्थना समाज था, या फिर आर्य समाज था, या फिर वो थियोसॉफिस्ट थे? तो किन लोगों ने एजुकेशन को स्प्रेड किया अनटचेबल्स के अंदर, उस कम्युनिटी के अंदर? टेक 15 सेकंड्स, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहां पर किस ऑर्गेनाइजेशन ने एजुकेशन को स्प्रेड किया अनटचेबल्स के अंदर? तो यहां पे ब्रह्मो समाज जो है, इट इज द करेक्ट आंसर। प्रार्थना समाज, इन्होंने भी काफी स्टेप्स लिए थे। आर्य समाज और थियोसॉफिस्ट ने भी काफी एनकरेज किया था एजुकेशन को अनटचेबल्स के अंदर। तो यहां पे सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं है, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन यहां पर वेरियस रिस्ट्रिक्शंस जो इंपोज कर रखी थी अनटचेबल्स के ऊपर, वो भी हटाने की बात करी गई थी। और जैसे पॉन्ड्स का पानी उनको नहीं पीने दिया जाता था, टेम्पल एंट्री अलाउड नहीं थी। तो इन सब प्रॉब्लम्स को भी और इन सब रिस्ट्रिक्शंस को भी हटाने के लिए काफी एफर्ट्स किए थे थियोसॉफिस्ट ने, आर्य समाज ने, प्रार्थना समाज ने और ब्रह्मो समाज ने। तो यहां पे हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आंसर है हमारा यहां पे सी, चारों ही ऑर्गेनाइजेशंस के नाम याद रखिएगा। ओके, यू कैन सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस, जो कि जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं उनके कोर्सेज को आपके लिए अनलॉक कर देगा। सारे एजुकेटर्स के कोर्सेज को आप यूज कर सकते हैं, इवन प्रीमियम कोर्सेज को भी आप यहां पर यूज कर पाएंगे। तो आप PL लाइव कोड को यूज कर सकते हैं टू गेट 10% डिस्काउंट। इससे क्या होगा, मेरा कोर्स आपके लिए अनलॉक होगा और साथ में बाकी सभी एजुकेटर्स, टॉप एजुकेटर्स के कोर्सेज आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। अब करने के वाले हम मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर हम सारे करंट अफेयर्स की मॉक टेस्ट करने वाले हैं, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी, सब्जेक्ट वाइज, इकोनॉमी के, और फुल फ्लैश मॉक टेस्ट को भी हम लाइव यहां पे सोल्व करेंगे। यहां पे एजेंडा यही रहेगा कि यूपीएससी हमें असेस करे, उससे पहले हम अपने आप को असेस करेंगे और देखेंगे कि कहां पे हमारी वीकनेसेस हैं, कहां पे हम स्कोर कम कर रहे हैं, और वहां पर मेहनत करके जो हमारा मार्क्स होंगे, जो हमारे स्कोर होगा, उसको इंक्रीज किया जाएगा सो दैट वी कुड क्रॉस द कट ऑफ। तो हम कट ऑफ के आसपास भी ना हो, हमारे जो स्कोर हो वो कट ऑफ के काफी ऊपर हो। तो यहाँ पे ये पूरा एजेंडा रहेगा। कट ऑफ जो है वो एग्जाम के स्टार्टिंग में ही बता दी जाएगी और उसके बाद कोशिश ये करी जाएगी कि हमारे जो स्कोर है वो कट ऑफ के ऊपर आए, और एटलीस्ट अगर कम भी आते हैं तो हम अपनी जो इनएडिक्वेसीज हैं, जहां पे हमारी प्रिपरेशन नहीं हो रही है, उसको अच्छे से समझ पाए। तो ये लाइव मॉक टेस्ट हम सोल्व करेंगे। यू कैन यूज द PL लाइव कोड इसको सब्सक्राइब करने के लिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको बाकी सभी एजुकेटर्स के कोर्सेज जो है वो भी आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे वंस यू यूज PL लाइव कोड ऑन अनअकैडमी प्लस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के ऊपर 3 स्टेटमेंट दी, आपको करेक्ट बतानी है। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट कहती है इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नॉन ब्राह्मण्स। तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था, क्या वो नॉन ब्राह्मण्स ने शुरू किया था? इट वॉज लेड बाय EV रामास्वामी नाइकर। तो इसको जो हेड कर रहे थे, इसके जो लीडर थे वो थे EV रामास्वामी नाइकर हो सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव वॉज टू रिमूव द बैन ऑन एंट्री ऑफ लोअर कास्ट इनटू टेम्पल्स। तो जो लोअर कास्ट को टेम्पल्स के अंदर नहीं आने दिया जाता था, उस बैन को रिमूव करना इसका पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव था। हो सकता है ये टेम्पल एंट्री के लिए ये मूवमेंट हो या फिर किसी और ऑब्जेक्टिव के लिए हो। टेक 15 सेकंड, सोचिए इसके बारे में, देन वी विल डिस्कस इट। फ्यू मोर सेकेंड्स। चलिए डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट है इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नॉन ब्राह्मण्स। तो क्या नॉन ब्राह्मण्स ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया था? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है, क्योंकि इसमें किया किस लिए था? ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट ही था। तो जो टेम्पल के अंदर लोअर कास्ट की एंट्री बैन करके रखी हुई थी, उसे रिमूव करने के लिए, ताकि टेंपल में भी उनकी एंट्री हो सके, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। तो ऑफकोर्स यहां पे लॉजिक लगा के हम देख सकते हैं कि नॉन ब्राह्मण्स ने ही स्टार्ट किया होगा ये, एंड इट वाज लेड बाय EV रामास्वामी नाइकर। तो इनको स्टार्ट करने वाले लीडर का नाम भी जो हमारा है करेक्ट, और टेंपल एंट्री मूवमेंट जो है ये तो मैंने आपको बता ही दिया, आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। Who of the following propounded one religion, one caste, one god for mankind? तो ये जो स्लोगन था किसने दिया था? one religion, one caste, one god। तो ह्यूमैनिटी के लिए ये एक रिलीजन ही होना चाहिए, एक कास्ट होनी चाहिए और एक ही भगवान होना चाहिए। ये इन चारों में से वेदर ये नाइकर जी ने दिया था, ज्योतिबा फुले ने दिया था, नारायण गुरु ने दिया था, या फिर अंबेडकर जी ने दिया था। टेक 10 to 15 सेकंड्स, फिर इसको डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर करेक्ट क्या है।
फ्यू मोर सेकेंड्स पे डिस्कस करेंगे इसको। चलिए इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। तो वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड जो स्लोगन है वो श्री नारायण गुरु ने दिया था, और इनके बाद ये जो स्लोगन था ये चेंज किया गया था, और वो किस स्लोगन में चेंज किया गया था वो भी हम डिस्कस करेंगे, और किसने उस स्लोगन को चेंज किया था वो भी डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चंस यूपीएससी में अपीयर करते हैं हिस्ट्री के सब्जेक्ट में खास तौर पे, तो आपको ये नाम जरूर याद होने चाहिए। तो श्री नारायण गुरु ने ये स्लोगन दिया था, वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड। मिलता जुलता क्वेश्चन करते हैं इससे। नेक्स्ट, Who of the following coined the slogan "No religion, no caste, no God for mankind"? मैंने आपको बताया था कि वो जो स्लोगन था नारायण गुरु जी का वो चेंज किया गया था "No religion, no caste, no God for mankind" ने। और लेकिन ये किया किसने? क्या ये एमजी रानाडे ने किया, एमके गांधी ने किया, या उन्होंने खुद ही किया, या फिर साधारण अयप्पन ने किया? टेक 15 सेकेंड्स फिर इसको डिस्कस करेंगे। Few more seconds. चलिए, तो श्री नारायण गुरु ने यह स्लोगन दिया था कि वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड, जिनको उन्हीं के डिसाइपल जिनका नाम है साधारण अयप्पन ने चेंज कर दिया। नो रिलीजन नो कास्ट नो गॉड फॉर मैनकाइंड। तो यहां पे आंसर आपका डी है। तो ये जो दो नाम है याद रखिएगा, ये यूपीएससी के एग्जाम में अपीयर कर सकता है क्वेश्चन हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट। Which of the following statement or statements is or are correct about महज सत्याग्रह? तो महज सत्याग्रह के ऊपर 3 स्टेटमेंट दिए यहां पर। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? दिस पर्टिकुलर सत्याग्रह वाज लेड बाय गांधी जी। तो इस जो सत्याग्रह को कौन चला रहे थे, हेड कर रहे थे? गांधी जी हेड कर रहे थे। द ऑब्जेक्टिव वाज टू चैलेंज द रिग्रेसिव कस्टम ऑफ द कास्ट हिंदूज। तो इस पूरे सत्याग्रह का ऑब्जेक्टिव क्या था? चैलेंज करना जो रिग्रेसिव कस्टम ऑफ द कास्ट हिंदूज, जो कास्ट हिंदूज थे, मतलब जो लोअर कास्ट के अगेंस्ट में जो एक्सप्लॉयटेशन करी जाती थी, जो पूरा रिग्रेसिव सिस्टम था, उसको चैलेंज करना इस पर्टिकुलर सत्याग्रह का मेजर ऑब्जेक्टिव था, हो सकता है। देन he stressed the necessity of removing ideas of high and low and inculcating self elevation through self help, self respect and self knowledge। तो जो पर्टिकुलर सत्याग्रह को हेड कर रहे थे उन्होंने क्या कहा कि जो हाई एंड लो का जो डिफरेंस है ये आइडिया को ही खत्म कर दो, और जो अपने आप को सेल्फ एलिवेट करने की बात है, मतलब ऊपर उठाने की बात है, वो किसके थ्रू होगा? वो सेल्फ हेल्प, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ नॉलेज के थ्रू किया जा सकेगा। तो ये जो चीजें कही गई थी सत्याग्रह के अंदर कही गई थी, और इसके लीडर ने ये चीजें कही थी। टेक 15 सेकेंड्स फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहां पे इट वाज लेड बाय गांधी जी, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज इट वाज हेडेड बाय और इट वाज लेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, तो सी और डी एलिमिनेट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट तो दोनों के अंदर है, मतलब सेकंड तो करेक्ट होगी। द ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ताकि रिग्रेसिव कस्टम ऑफ द कास्ट हिंदूज, जो अपर कास्ट हिंदूज हैं, उनके जो रिग्रेसिव कस्टम्स हैं उनको खत्म किया जा सके। रिग्रेसिव कस्टम्स में क्या थे? आप टेंपल में नहीं आने देते हैं, आप एजुकेशन नहीं लेने देते हैं, आप स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ने देते हैं, साथ में आप टैंक का पानी तक भी नहीं पीने देते हैं। दीज वर द रिग्रेसिव कस्टम्स जिसको खत्म करने की मांग करी गई थी। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें हुआ क्या था देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अलॉन्ग विद 2500 अनटचेबल्स वो महत टाउन के चादर टैंक पर पहुंचे। नाउ ये जो चादर टैंक है ये एक पब्लिक सोर्स ऑफ वाटर था, यहां से कोई भी पानी पी सकता था, लेकिन अनटचेबल्स को अलाउड नहीं था यहां से पानी पीना। और डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया? यहां से पानी लिया और पानी को पिया, और इस कस्टम को, जो एक रूडिमेंट्री अननेसेसरी कस्टम था, उसको ब्रेक कर दिया। इसके बाद काफी प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ, लेकिन फर्दर 1927 में अंबेडकर एंड हिज कलीग्स दे बर्न्ट मनुस्मृति एट द सेम प्लेस। और ये किस चीज के लिए कराया गया था? एज अ जेस्चर ऑफ गेटिंग रिड ऑफ इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए यहाँ पे मनुस्मृति भी महत्व वाली जगह पे ही, जहां पे टैंक से पानी निकाल के पिया गया था, वहीं पे ही बर्न कर दिया गया मनुस्मृति को। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट काफी कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट है कि उन्होंने हाई और लो को रिमूव करने का, जो हाई और लो का जो आइडिया था उसको खत्म करने की मांग करी, ऑफकोर्स करी, और ये कहा कि हमारा जो एलिवेशन है वो सेल्फ हेल्प, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ नॉलेज के थ्रू होगा। थर्ड स्टेटमेंट कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट थी, करेक्ट थी, आंसर हो जाएगा ए। अब पीछे की जो महत सत्याग्रह के जो बैकग्राउंड में स्टोरी है वो जाना बहुत जरूरी है कि यहां पर अंबेडकर जी ने 2500 लोगों के साथ जो चादर टैंक है वहां पे जाके पानी पिया, जहां का ये कस्टम था कि वहां पे अनटचेबल्स को पानी पीना अलाउ नहीं किया जाता था। और एट द वेरी सेम प्लेस उन्होंने क्या किया? मनुस्मृति
सोसाइटी को बर्न भी किया। तो ये चीजें जानना, बैकग्राउंड स्टोरी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो महज सत्याग्रह अब आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। Who of the following established बहिष्कृत हितकरनी सभा in 1924? तो ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है बहिष्कृत हितकरनी सभा, ये किसने बनाई थी? क्या ये भीमराव अंबेडकर ने बनाई थी, ज्योतिबा फूले ने, महात्मा गांधी ने, या ई रामास्वामी नाइकर ने? टेक 15 सेकेंड्स, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आई एम प्रीटी श्योर इसका अगर आपने पढ़ा आंसर पता होगा। इसका आंसर है ए, भीमराव अंबेडकर जी ने बहिष्कृत हितकरनी सभा बनाई थी। इसमें था क्या, जो दलित के ग्रेवेंसेस होते थे उनको गवर्नमेंट के सामने रखना was the major objective of this organization। तो बहिष्कृत हितकरनी सभा के अंदर यह देखा जाता था कि दलित के ग्रेवेंसेस कौन कौन से हैं, ताकि उनको गवर्नमेंट के आगे रखकर उनका रिड्रेसल लिया जा सके। तो यहां पे आंसर ए है हमारा। एक बार इसका मोटो भी देख लेते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो मोटो ऑफ बहिष्कृत हितकरनी सभा वाज एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। तो दिस वाज द मोटो। चलते हैं लास्ट अपना एक 2 मिनट्स का रिकैप करते हैं। डू नॉट मिस दिस रिकैप बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा रिकॉल कर पाएंगे, अदरवाइज भूल जाएंगे तो रिकॉल करने में प्रॉब्लम होगी और मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादा पढ़ने से अच्छा ये है कि आप जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करिए, और इस रिवीजन के बाद फिर हम मार्क्स को देखेंगे अपने। तो यहां हमने पहले क्वेश्चन में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करी कि ब्रिटिशर्स जो थे इक्वालिटी बिफोर लॉ लेके आए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज उन्होंने सभी के लिए ओपन कर दी थी, और साथ में ही वेरियस वोकेशंस भी खोल दिए थे, और जो उनका एजुकेशन सिस्टम था वो भी जो रिलीजन पे बेस्ड नहीं था, रादर सेक्युलर इन नेचर था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट आर्य समाज। आर्य समाज के अंदर हमने देखा था कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी को वो बचा रहे थे, सब कास्ट नहीं चाहते थे और फोरफोल्ड डिवीजन को चाहते थे, लेकिन लोअर कास्ट के राइट्स को अपहोल्ड करके। देन उन्होंने कहा कि स्क्रिप्चर्स भी लोअर कास्ट को पढ़ने की अनुमति दे देनी चाहिए। देन वी डिस्कस्ड अबाउट अपलिफ्टिंग ऑफ द लोअर कास्ट की नेशनल मूवमेंट में क्या क्या किया गया। तो नेशनल लीडर्स ने कहा कि हमें कास्ट प्रिविलेजेस नहीं चाहिए, इक्वल सिविक राइट्स की बात करी गई, टेंपल के अंदर एंट्री उनको दे दी गई, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर भी स्पेशल रिप्रेजेंटेशन उनको दी गई। कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी जो फ्री एजुकेशन थी उसकी बात करी थी। देन ज्योतिबा फूले के बारे में बात करते हैं, माली फैमिली से थे और ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के अगेंस्ट में गए थे, गर्ल्स एजुकेशन के लिए काफी काम किया एंड ओपन मेनी स्कूल्स फॉर देम। देन जहां पे ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की बात आती है, दिस वाज ओपन बाय भीमराव अंबेडकर। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल थी या क्रेडिट किया जाता है कि जिन्होंने अनटचेबल्स के अंदर एजुकेशन को एनकरेज किया। तो चारों ही ऑर्गेनाइजेशन थी, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज एंड थियोसॉफिस्ट। इन्होंने ना ही सिर्फ एजुकेशन को, टेंपल एंट्री को और पौंड से पानी लेने के कस्टम्स को भी इन्होंने कहा कि ये सब रूडिमेंट्री कस्टम्स है, इनको नहीं होना चाहिए, और इनको भी ब्रेक करने के लिए काफी स्टेप्स लिए। ओके, देन मॉक टेस्ट आप ऑफकोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं यूजिंग द PL लाइव कोड। और इसके बाद हमने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की बात करी थी, जिसमें हमने कहा कि नॉन ब्राह्मण्स ने इसे ऑर्गेनाइज किया था, और हेड कौन कर रहे थे, EV रामास्वामी नाइकर इसको हेड कर रहे थे। द ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, टेंपल के अंदर एंट्री देना। देन वी डिस्कस्ड अबाउट दिस स्लोगन, वन रिलीजन वन कास्ट एंड वन गॉड, जो श्री नारायण गुरु ने दिया था, और उनके डिसाइपल साधारण अयप्पा ने इसको चेंज किया, नो रिलीजन नो कास्ट एंड नो गॉड फॉर मैनकाइंड। देन वी डिस्कस्ड अबाउट महज सत्याग्रह, जिसका बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था कि 2500 अनटचेबल के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहुंचे थे। कहां पर, महज टाउन के चादर टैंक पे, जहां पे पानी पीने के लिए अनटचेबल्स को अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन इन्होंने वहां से पानी निकाला और पानी पिया और इस रूडिमेंट्री कस्टम को ब्रेक किया। साथ में 1927 में सेम जगह पर इन्होंने जो मनुस्मृति है उसको बंद किया। अब यहां पे ऑब्जेक्टिव यही था कि जो रिग्रेसिव कस्टम्स हैं, चाहे वो टेंपल एंट्री का हो या फिर पानी नहीं पीने देना हो, जो कि पब्लिक सोर्सेज है वहां से, उनको खत्म करना। साथ में हाई और लो के जो आइडियाज हैं उसको खत्म करना। देन सेल्फ एलिवेशन करना थ्रू सेल्फ हेल्प, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ नॉलेज। फिर हमने बात करी थी बहिष्कृत हितकरनी सभा 1924 की, जो कि भीमराव अंबेडकर ने बनाई थी, जिसका मोटो था एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। और यहां पर मेन इसका काम यह था कि दलित लोगों की जो भी ग्रीवांसेस होते हैं उसको गवर्नमेंट के सामने रखकर उसका किसी ना किसी तरीके से रिड्रेसल कराना, उसको उसके लिए सॉल्यूशंस को लेना। यहां पे हमारा ये क्विक रिकैप खत्म होता है। अब मार्क्स देख लेते हैं। सो अगर 8 to 10 मार्क्स आपके हैं तो इट्स एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, कांग्रेचुलेशंस। 6 to 7 MCQs अगर आपके करेक्ट है देन अगेन ये भी एक अच्छी परफॉर्मेंस है। 4 to 5 MCQs तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अपर ब्रैकेट्स में आने के लिए, और लेस देन 4 MCQs अगर आपके करेक्ट है तो काफी फोकस और हार्ड वर्क की जरूरत है ऊपर के ब्रैकेट्स में आपको आने के लिए। नाउ
अपार्ट फ्रॉम मी देयर आर वेरियस अदर एजुकेटर्स टू, जो आपको वेरियस सब्जेक्ट्स की नॉलेज देते हैं, लाइक पॉलिटिकल साइंस टू ज्योग्राफी, हिस्ट्री टू करंट अफेयर्स. वी हैव सम ऑफ द टॉप एजुकेटर्स टू. इन सभी के कोर्सेज आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे वंस यू सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग एनी ऑफ द पैकेजेस. इसमें से कोई भी पैकेज सब्सक्राइब करके आप ये लाइव कोड को यूज करिएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ में सभी एजुकेटर्स के जो कोर्सेज हैं वो आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे वंस एंड फॉर ऑल. तो यहाँ पे डिपेंड करता है आप कितने टाइम के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं. अगर आप 12 मंथ्स के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं तो 12 मंथ्स के लिए आपके लिए ओपन अप हो जाएंगे, और इसी तरीके से 24 मंथ्स के लिए 2 साल के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं तो 2 साल के लिए वो कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल रहेंगे. आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी टॉप एजुकेटर से, आप उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं और उनके लेक्चर्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं. तो करना क्या है, अनअकैडमी प्लस की एप्लीकेशन पे जाइएगा, गेट सब्सक्रिप्शन पर, देन एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शन यू कैन सब्सक्राइब यूजिंग द PL लाइव कोड, और इसके बाद क्या होगा, सारे कोर्सेज सभी एजुकेटर्स के आपके डैशबोर्ड पे शो हो जाएंगे. आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यूजिंग दिस लिंक, या फिर अनअकैडमी स्टूडियो ट्राइस लिखिएगा और यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गिव अस अ लाइक इफ यू लाइक द वीडियो. आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यू कैन यूज द PL लाइव कोड टू गेट ऑल द कोर्सेज एंड द मॉक टेस्ट सीरीज. Thanks for watching. Goodbye.